नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे ये पशु परिचर भर्ती से संबंधित टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इस टॉपिक का नाम है कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, इसके बारे में हम बेसिक से लेकर जितना डीप हो सकता है उतना प्रत्येक फीट को जो भी जितने फैक्ट है उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले कृत्रिम गर्भाधान जानने से पहले हम गर्भाधान के बारे में जानेंगे। टॉपिक का नाम सिलेबस में जो दे रखा है वो तो कृत्रिम गर्भाधान है, लेकिन जो गर्भाधान होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक गर्भाधान होता है और एक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से जो गर्भाधान होता है, उन दोनों तरीकों को जानेंगे। तो अपना जो सिलेबस में है उसको तो पूरा कवर करना ही है, साथ में इसका बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर करवाना है। तो देखिए, जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अपना क्या, गर्भाधान। क्या है? गर्भाधान है। और ये जो गर्भाधान होता है विद्यार्थियों, दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक गर्भाधान और एक होता है कृत्रिम गर्भाधान। जैसे नेचुरल तरीके से अगर इस टाइप से जो किया जाता है उसको प्राकृतिक गर्भाधान कहते हैं, और इस प्रकार से जैसे डॉक्टर वगैरह इनकी सहायता से जो किया जा रहा है इसको हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। देखिए, जो टॉपिक है इसका नाम क्या है अपना सिलेबस के अनुसार, कृत्रिम गर्भाधान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन इसको बोलते हैं। इसमें देखिए, ये जो टेक्निकल तरीका है उस तरीके से इसमें गर्भाधान करवाया जा रहा है और ऐसे गर्भाधान के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखो, हम किस किस क्षेत्र पे बात करेंगे इसमें। तो जैसे गर्भाधान के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे हम कि भाई कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके जो फायदे हैं, क्या क्या लाभ है इसके, तो उन सभी लाभ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही में इसके जो नुकसान हैं, उन सभी नुकसान के बारे में भी हम देखेंगे कि भाई इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान के सफल होने के जो आधार है, उसके जो बेस है, वो कौन कौन से आधार है जिनके आधार पर ये सफल होने की संभावना रहती है इसकी। इसके अलावा जो कृत्रिम गर्भाधान की जो विधियां है, भाई किस कौन सी विधि से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, उन सभी विधियों को देखेंगे। साथ ही में जैसे गर्भधारण या गर्भाधान के लिए जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, उसको संग्रहण की जो विधियां है वो कौन कौन सी है। इसके साथ में हम एक कृत्रिम योनि होती है, आर्टिफिशियल वेजिना जो होती है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या होती है। इसके अलावा इसमें एक क्रायोकेन या सीमन कनस्तर बोलते हैं उसको, वो क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही में जो थाविंग या थाइंग भी बोलते हैं उसको, वो क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे इसमें विस्तृत रूप से। और कृत्रिम गर्भाधान में आवश्यक उपकरण, मतलब कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप पशु परिचर बनने की तरफ जा रहे हैं, तो आप जब डॉक्टर के साथ जाएंगे तो डॉक्टर ने कह दिया भाई ये वाला उपकरण लेके आओ, अगर उसका कोई नाम बोल दिया, आपको नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो कम से कम अभी से आप सीख जाओ, हालांकि आपकी ट्रेनिंग वगैरह उस समय चलेगी, आप प्रैक्टिकल काम करोगे तो उस समय तो सारी चीजें देखोगे ही, लेकिन अभी हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जो सारी शब्दावली आ रही है इनको हम अभी देख रहे हैं, और बाद में आप प्रैक्टिकल काम करोगे। कम से कम मैं तो पढ़ा ही रहा हूं और आप तो क्या करेंगे, उनको वहां प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त होने वाली जो विभिन्न सीन स्ट्रा है उनको भी हम देखेंगे, कौन कौन सी सीन स्ट्रा होती है, अलग अलग होती है। फ्रेंच वाली भी है, जर्मन वाली भी है, उनको भी देखते हैं। और प्रमुख सुझाव, अगर कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित कोई मुख्य सुझाव है तो उनको भी हम जानेंगे। साथ ही में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो उनको भी हम जान लेंगे, और यहाँ से पर्सन किस टाइप के बनेंगे उन सबको देखेंगे लास्ट में जाकर, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा कि कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। तो कृत्रिम गर्भाधान कराने से पहली बात तो हमारे पास सीमन होना चाहिए, वीर्य होना चाहिए, और उसको फिर हम जो पशु होता है उसकी योनि में जो प्रवेश कराते हैं उसको ही कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कृत्रिम रूप से नर पशु का वीर्य यानी कि सीमन एकत्रित कर मादा पशु के जनन तंत्र में डालना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है। ये देख लीजिए, ये आर्टिफिशियल तरीके से गर्भाधान किया जा रहा है यहाँ पर। और दूसरी परिभाषा क्या लिखी हुई है, एक परिभाषा तो ये लिखी हुई है, दूसरी और परिभाषा जान लीजिए आप। तो नर पशु का वीर्य कृत्रिम ढंग से एकत्रित करके मादा के जननेंद्रियों यानी कि गर्भाशय से गिरवा में यंत्र की सहायता से कृत्रिम रूप से पहुंचाना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। तो दोनों डेफिनेशन लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस केवल समझाने का फर्क है विद्यार्थियों। देखो, अब इसकी अगर हम देखें कृत्रिम गर्भाधान कब से शुरू हुआ, क्या भारत में इसकी शुरुआत हुई थी या अन्य किसी देशों में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो इसकी जब शुरुआत हुई तो विदेशों में इसकी शुरुआत पहले हुई थी, भारत में बाद में हुई थी इसकी। तो विदेशों में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1777 में हो गई थी, और ये शुरुआत की गई थी विद्यार्थियों, इटली का जो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एल स्पेलेंजोनी, और इसने कुतिया के ऊपर विद्यार्थियों ये प्रयोग किया था, यानी कृत्रिम गर्भाधान
इसके द्वारा किया गया था, सफल गर्भाधान था ये। तो पहली बार 1777 में किया गया, इटली में किया गया, कुत्ते के ऊपर किया गया था ना। लेकिन भारत के मामले में देखें कि भारत में सबसे पहले गर्भाधान कहां पर किया गया, तो गर्भाधान सबसे पहले मैसूर में किया गया। मैसूर पड़ता है विद्यार्थियों कर्नाटक में। वहां पे एक पैलेस डेयरी फार्म है, वहां पर किया गया था 1937 में, और गाय का कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। और करने वाले जो डॉक्टर थे, पशुओं के डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर संपत कुमार जी। क्या था? डॉक्टर संपत कुमार। तो भारत में इन वैज्ञानिक कह दो इनको या डॉक्टर कह दो, इनका योगदान है, जिनके द्वारा पहली बार सफल गर्भाधान भारत में किया गया और मैसूर में किया गया था। कहां पर किया गया? मैसूर में किया गया। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा प्रथम बेफेलो पल्फ की बात करें तो इसने 1946 में इलाहाबाद कृषि संस्थान में हुआ था, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें कि भेड़ का जो कलोन भी तैयार करते किए जाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान से क्या हो जाता है, कलोन तैयार हो जाते हैं। जैसे भेड़ का प्रथम कलोन डोली, इसके बारे में भी याद रखना है, इसको स्कॉटलैंड में तैयार किया गया था जुलाई 1996 में। इसके अलावा भैंस का जो पहला कलोन था उसका नाम था प्रथम, उसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ष कब 2009 में इसको बनाया गया था विद्यार्थियों, जिसकी 7 दिनों के बाद ही क्या हो जाती, मृत्यु। ये जो दिखाई दे रही विद्यार्थियों आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ढोली भेड़ है। भेड़ का प्रथम क्लोन है, यानी कि भेड़ का पहला बच्चा जो क्लोन तरीके से तैयार किया गया था वो ये है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये प्रथम है विद्यार्थियों, जो कि इंडियन ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसके बाद ही नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट जो है विद्यार्थियों, इसके द्वारा जून 2009 में दूसरे क्लोन के रूप में गरिमा को जन्म दिया। तो गरिमा और प्रथम ये भैंस के क्लोन है। हालांकि ये मामला तो असफल रहा था, 7 दिन बाद मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और जो डोली है वो भेड़ की थी पहले। तो ये कुछ क्लोन है, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना आप। इसके अलावा जो कृत्रिम योनि है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल वेजिना क्या होती है। तो देखिए जैसे ये मतलब ये जो सांड है, इस सांड को ऐसे लग रहा है कि जो बना रखी है ये कोई गाय होगी नीचे, बल्कि गाय नहीं है, ये कृत्रिम योनि है। क्या है? कृत्रिम योनि है। तो आर्टिफिशियल विद्यार्थियों जो वेजिना होती है इसका उपयुक्त तापमान भी होना चाहिए, मतलब एक टेम्परेचर होता है, क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वो जो वीर्य वगैरह वो खराब हो जाएगा, और अगर कम रहेगा तो भी खराब हो जाएगा। तो एक लिमिटेड है कि भाई इतना तो रखना ही चाहिए उसको। तो इसके लिए जो निर्धारित किया गया है वो 39 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 102 से 106 डिग्री इसके लिए उपयुक्त तापमान बताया गया है। कृत्रिम योनि का जो टेम्परेचर है वो इतना टेम्परेचर इसका होना चाहिए। इसका वीर्य कलेक्शन के समय कृत्रिम योनि 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। जो कृत्रिम योनि उसको 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। तो कौन से एंगल पर रखा जाता है? यहाँ से पर्सन बनने की संभावना है। वीर्य के तनुकरण के लिए इसमें अंडे का पीत, जो अंडे के भीतर वो पीला पीला निकलता है ना, उसको बोलते पीत, और फैक्टोज और ग्लिसरीन मिलाते हैं। तो इससे विद्यार्थी ऐसा लगता है जैसे वास्तव में जैसे पशु की जो योनि होती है उसकी तरह इसको मतलब ये दिखाई इसको महसूस होता है इस सांड को। तो इसलिए ये है कृत्रिम योनि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इसका इमेज भी देख सकते हैं, डॉक्टर देखो सब प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। आगे है कि वीर्य का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ सीमन, वीर्य का तरल नाइट्रोजन में भी हम वो कर सकते हैं उसका संरक्षण। और इसमें कर सकते हैं, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, या CO2 में भी -79 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका संरक्षण किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों क्या होता था, जैसे पहले तो जो ये गर्भाधान होता था वो प्राकृतिक तरीके से होता था, लेकिन धीरे धीरे उत्तम किस्म के अगर नस्ल प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, क्योंकि इसको लंबे समय तक स्टोरेज रखा जा सकता है। अगर किसी अच्छे सांड की मृत्यु हो जाती है और उसके भी कई वर्षों के बाद भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, कई वर्षों तक ये खराब नहीं होता, क्योंकि इसको जमी हुई अवस्था में रखते हैं। नाइट्रोजन जब -196 डिग्री पर रहेगी तो विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में वो सीमन क्या रहता है, बिल्कुल जमा हुआ रहता है। और उसके लिए ऐसे कई उपकरण बना रखे हैं, उनमें लंबे समय तक उनको स्टोरेज रखा जा सकता है। अब कृत्रिम गर्भाधान के जो फायदे हैं वो क्या क्या फायदे हैं इनको देख लेते हैं। यानी कृत्रिम गर्भाधान क्यों कराया जा रहा है, क्यों इसको सरकार भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वर्तमान में सरकार भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो देखिए, एक ही अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर पशु को बड़े पैमाने पर मादा पशुओं के गर्भाधान में प्रयोग में लिया जा सकता है। माना कि कोई पशु विद्यार्थी, जैसे हरियाणा के जो सांड वगैरह है, जो भैंसे होते हैं, जोटा जिसको कहते हैं, वो बहुत काफी पावरफुल होते हैं, ऐसे अष्टपुष्ट दिखाई देते हैं, और उनकी जो बच्चे भी पैदा होंगे तो वो भी उनके जैसे होंगे। अब हरियाणा में तो जैसे हम अजमेर में रहते हैं, तो अजमेर की भैंस को हरियाणा में तो ले जा नहीं सकते,
या उस जोटे को यहाँ नहीं ला सकते। और प्रत्येक जो किसान होता है, प्रत्येक जो पशुपालक होता है, वो ऐसे जोटे का पालन पोषण भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं। इतना तो यहाँ तो हमें मानव को ही नहीं मिलते ड्राई फ्रूट, तो उनको कहाँ से खिलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनका जो सीमन वगैरह है उसको एकत्रित कर लिया जाता है, और जगह जगह जो पशुपालक होते हैं वो उसका प्रयोग कर लेते हैं। जो संबंधित जो भी डॉक्टर होता है उससे संपर्क करके या तो वो खुद आ जाते हैं, या फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाके उसका गर्भाधान करवा लिया जाता है। अच्छी नस्ल के जो सांड या झोटा होता है, उनका जो वीर्य होता है उसको अपने जो पशु है उसमें वो प्रवेश करवा लेते हैं। ठीक है। अब देखो, इसका एक तो ये काम है। दूसरी बात, नस्ल सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है, इसका काम क्या विद्यार्थियों, नस्ल सुधार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी। और क्या फायदे होते हैं इसका, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा यौन संचारित रोगों के फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि नर तथा मादा पशु का संपर्क नहीं होता है। देखिए, ये जो कृत्रिम तरीके से जो गर्भाधान होता है उसमें जो पशु होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं, मादा और नर जो पशु होते हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, अर्थात उनके जननांग आपस में संबंध नहीं बनाते। तो जननांग में की वजह से जो कोई रोग फैल जाता है तो वो रोग फैलने की भी संभावना नहीं रहती है। तो इसका एक ये भी बहुत बड़ा फायदा देखा जाता है। इसके अलावा भिन्न भिन्न शारीरिक संरचनाओं वाले नर तथा मादा में प्राकृतिक समागम में आने वाली समस्याओं का सुधार हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा गांव वगैरह में, जैसे कई गांव के विद्यार्थी है वो अच्छी तरह जानते हैं, शहरों वाले भी जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जो पढ़े हैं। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, जैसे मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट हूं, तो मेरे हर चीज समझ में आती है। तो जैसे आपके भी अगर कोई बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है तो उसके हर चीज समझ में आ रही होगी। और जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, 18 से 40 वर्ष इसकी एज रखी गई, तो आप सब समझते हैं इन चीजों को, ऐसा मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं खुल के इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप सारी चीजें समझ सको, इसलिए। ठीक है। और साइंस की भाषा विद्यार्थी मुझे समझाना पड़ेगा, तभी से आपके समझ में आएगी सारी बातें। तो इसमें दे रखा है कि भिन्न भिन्न शारीरिक संरचनाओं वाले नर और मादा प्राकृतिक समागमन में आने वाली समस्याओं का सुधार हो जाता है। अब माना कि झोंटा बहुत बड़ा है और जिस पशु के साथ समागमन करवा रहे हैं, तो जब समागमन करवाया जाता है, माना कि उसकी हाइट छोटी है, तो कई बार जैसे वो उसके ऊपर मतलब वो चढ़ता है तो फिर वो पशु नीचे दब जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसी दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। आराम से जितने भी अगर पॉइंट मिलते हैं, कई बार जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से जो कृत्रिम गर्भाधान है उसका फायदा है या नुकसान है या नुकसान नहीं है, वैसे ऐसे तो प्रश्न बनेंगे, तो सामान्यतः आप समझ के साथ आराम से कर लोगे उसको। उन्नत जो गुणवत्ता के सांडों का वीर्य दूरस्थ स्थानों पर प्रयोग करके पशु गर्भित कराया जा सकता है। जैसे माना कि हरियाणा का जोटा है, अजमेर में अगर हम उसका वीर्य से अगर ये गर्भाधान कराना चाहते हैं तो करवा लेंगे, क्योंकि वहां से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और क्योंकि वो तो नाइट्रोजन जो होती है, शीत नाइट्रोजन होती है, उसमें बिल्कुल जमी हुई अवस्था में रहता है, खराब नहीं होगा, कई वर्षों तक खराब नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इसलिए इसका भी फायदा है। और क्या है, एक गरीब किसान सांड को पाल नहीं सकता, कृत्रिम गर्भाधान से अपने मादा पशु को गर्भित कर अपनी मनोवांछित जो फल है वो पा सकता है। मतलब एक किसान, एक पशुपालक ये चाहता है कि मेरी जो भैंस है उसके भी अच्छा मतलब बच्चा पैदा हो, अच्छी नस्ल का पैदा हो। तो ऐसी स्थिति में उसकी इच्छा है तो उसको पूरा किया जा सकता है। नहीं तो कई बार ऐसे किसानों की, ऐसे जो पशुपालक होते हैं, उनकी इच्छाएं दमित इच्छा में बदलकर रह जाती है। इसके अलावा इस ढंग से बड़े भारी से भारी सांड के वीर्य से उसी नस्ल के छोटे कद की मादा को भी गर्भित कराया जा सकता है, ये बात मैंने बोली दी। इसके अलावा विदेश या दूसरे स्थानों पर स्थित उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य को परिवहन के द्वारा दूसरे स्थानों पर भेजकर पशु गर्भित कराए जा सकते हैं। माना कि विद्यार्थियों, आप घूमने के लिए अमेरिका गए तो आपने वहां पर देखा बहुत शानदार तरीके का एक भैंसा था। अब चाहते हैं कि आप इंडिया में आए, इंडिया में आपके गांव में आए और ऐसे भैंसे का आप भी अपने पशु के जरिए ऐसा बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसमें आप उस नस्ल का जो भैंसा है उसका वीर्य प्रवेश करा सकते हैं और ऐसा बच्चा प्राप्त कर सकते हैं, बछड़ा बछड़ी जो भी होता है। इसी प्रकार जो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से वीर्य संग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार एक सांड से वर्ष में कई हजार पशु गर्भित होंगे और इससे उन्नत सांडों की कमी का समाधान भी हो जाएगा। मतलब जो भी सांड आएंगे वो मतलब अच्छी किस्म के आएंगे, तो ये इसके लिए भी एक फायदा है। इसके अलावा रोग रहित परीक्षित सांडों का वीर्य प्रयोग से मादा को नर के द्वारा यौन रोग नहीं फैलते हैं, ये बात मैं बता चुका हूं। साथ ही में यदि गर्भाधान कृत्रिम रूप से कराया जाए तो मादा यौन रोग से नर प्रभावित नहीं होगा। और क्योंकि सहवास नैसर्गिक नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से जब उनमें सहवास ही नहीं हो रहा तो फिर कोई रोग फैलने की कोई संभावना नहीं है। हाँ विद्यार्थियों, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको जो हमारा जो वेदांत क्लासेस अजमेर ऑफिशियल नाम से जो हमारा
प्ले स्टोर पर ऐप बना हुआ है, उसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप वहां पर क्लास वगैरह लेते हैं तो नाम मात्र के शुल्क में आपको वो भी मिल जाएगा। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले जननेंद्रियों का परीक्षण भी किया जाता है, जिससे नर या मादा में बांझपन की समस्या का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे वीर्य वगैरह तो चलो अच्छी किस्म का लेके आगे, लेकिन जिस मादा पशु का जब हम वो करवाते हैं कृत्रिम गर्भाधान, तो ऐसी स्थिति में पहले उसकी जांच भी करते हैं कि भाई ये माँ बनने लायक है या नहीं है, या जो वीर्य होता है उसके शुक्राणु वगैरह जो होते हैं वो किसी मादा को माँ बनाने लायक है कि नहीं है, उन सब का सूक्ष्म तरीके से, स्थूल तरीके से उनका जांच की जाती है, उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्नत सांड को चोट खाने या लंगड़ेपन के कारण मादा को गाभिन नहीं कर सकता है। कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा इसके वीर्य का उपयोग किया जा सकता है। कई बार सांड लूले लंगड़े होकर पड़ जाते हैं, लेकिन उनका जो वीर्य है अगर उसको यूज लेना है तो कृत्रिम विधि से यूज उसको लिया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा मादा की गर्भधारण क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान अति हिमीकृत प्रणाली से 24 घंटे उपलब्ध रहता है विद्यार्थियों। इसके अलावा इस विधि के द्वारा प्रजनन व संतति परीक्षण अभिलेख रखकर शोधकर्ता भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो कृत्रिम गर्भाधान है, इससे जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट है उनको भी सहायता मिल सकती है, क्योंकि वो भी प्रॉपर तरीके से उस चीज को मतलब नोट कर सकते हैं भाई कितने बजे कितने समय हमने उसका गर्भाधान कराया, अब इसका रिजल्ट कब आएगा, कब कब कौन से लक्षण देखे जाएंगे, तो शोध कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गर्मी में आई मादा के लिए गर्भाधान हेतु सांड को तलाश नहीं करना पड़ता। हिमकर्ती वीर्य हर समय उपलब्ध हो जाता है, 24 घंटे उपलब्ध होता है, नजदीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर। देखिए क्या होता है, पहले गांव में आपने देखा होगा कई जो जानवर होते हैं वो रंभाते रहते हैं जोर जोर से। अब आप सोचते हैं कि भाई क्यों रंभा रही, क्यों सोने नहीं दे रही, तो उसका विद्यार्थी वो मध चक्कर स्टार्ट रहता है, इसलिए वो चिल्लाती है। और इसमें कुछ सावधानियां हैं वो भी हम बताएंगे कि भाई जैसे वो रंभाने लग जाती तो 12 घंटे बाद में 15 घंटे बाद में उसका फिर ये गर्भाधान करवाया जाता है। तो गर्भाधान का जो उचित समय है वो भी देखा जाएगा कि कौन सा उचित समय इसका होता है। गर्मी में आई मादा के लिए गर्भाधान है, तो ये तो बात होगी, मतलब ये जो गर्भाधारण करने के लिए जो अपना इशारा करती है उसको बोलते हैं गर्मी में आना या मध्यकाल में आना। ठीक है, ये सहवास के लिए वो तैयार हो जाती है, उसको बोलते हैं गर्मी में आना। चोट खाई या लूली लंगड़ी मादा जो नैसर्गिक अभिजनन से गर्भित नहीं किए जा सकते हैं, परंतु कृत्रिम गर्भाधान के कारण उनका भी करवाया जा सकता है, ये तो हो गया। इसके अलावा इच्छित प्रजाति गुणों वाले सांड, जैसे कि अधिक दूध उत्पादन करना, कृषि कार्य हेतु शक्तिशाली और या फिर मल्टीपर्पज दोहरे उद्देश्य प्रजाति से गर्भित कर इच्छित संतति की प्राप्त की जा सकती है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा। ये नैसर्गिक अभिजनन से अधिक सस्ता है। जैसे प्राकृतिक सहगम करवाते हैं, जैसे माना कि एक पाडा और एक भैंस, उनका जब करवाते हैं और एक कृत्रिम वाला, दोनों की अगर तुलना करें तो सस्ता कौन सा पड़ता है, कृत्रिम गर्भाधान पड़ता है। अभी हालांकि 675 रुपए इसकी उन्होंने सरकारी जो फीस रखी गई है वो 675 है, ध्यान रखना, कुछ आंकड़ों के अनुसार आगे हम चर्चा करेंगे। और इस विधि से संकर प्रजाति या नई प्रजाति तैयार की जा सकती, मतलब अलग अलग प्रजातियों का संकरण करके एक नई प्रजाति भी बनाई जा सकती है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से, क्योंकि इसमें शोधकर्ता प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान नई संकर प्रजाति का भी निर्माण हो जाता है। ये दूध उत्पादन वृद्धि हेतु सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि संकर प्रजनन में प्राप्त बच्चियां जल्दी गर्मी पर आकर 2.5 वर्ष में ही ब्याह जाती है तथा माँ से अधिक दूध देने लग जाती है। जो बच्चियां होती है वो भी बहुत जल्दी ब्याह जाती है और पुनः दोबारा भी उसको मतलब गर्भधारण कर लेती है, इस प्रकार वो दूध भी ज्यादा देती है, तो कहीं ना कहीं ये लाभदायक है। अगर हम बात करें कृत्रिम गर्भाधान के नुकसान क्या क्या है, नुकसान को देखें तो कृत्रिम गर्भाधान, देखो विद्यार्थियों, हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है एक नकारात्मक होता है। तो सकारात्मक पहलू कृत्रिम गर्भाधान के मैंने आपको बता दी, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उन सब पे ऊपर हमने चर्चा कर ली। अब देखेंगे हम कृत्रिम गर्भाधान के नुकसान क्या क्या है, इन सभी नुकसान को हम देखेंगे। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए कुशल और तकनीकी रूप से निपुण कर्मियों की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन जो कराते हैं, इनके लिए अच्छे कुशल जो ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं उनकी जरूरत होती है। जैसे अच्छा जो ट्रेनिंग लिया हुआ डॉक्टर की जरूरत होती है। जैसे आप पशु परिचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ये नहीं जाते ही डायरेक्ट ठोक दिया ये हो गया गर्भाधान, नहीं, ऐसा नहीं विद्यार्थियों, उसमें क्या होता है थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह लेनी होती है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाता है, जो कि एक महंगी व्यवस्था है, क्योंकि उसमें उसको बहुत ही शीत स्थिति में रखा जाता है, नाइट्रोजन वगैरह में रखा जाता है उसको, तो ये एक ऐसा कह सकते हैं कि ये महंगा पड़ता है थोड़ा। और कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सीमन स्ट्रोक को तरल नाइट्रोजन
जैसे -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में रखना आवश्यक होता है, अन्यथा वीर्य खराब हो जाता है। क्योंकि कम टेम्परेचर में रखेंगे तो खराब नहीं होगा। जैसे माना कि कोई वीर्य है, अब उसमें शुक्राणु किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या उसमें वो का वही पावर है या नहीं है, क्योंकि पावर अगर शुक्राणुओं में नहीं होगा तो फिर जो संतति पैदा होगी इन जानवरों के, तो फिर वो ऐसी मरी मरी दुबली बदली ऐसी होगी। दो जैसे कई बार देखा होगा ना आपने, देसी नस्ल के जैसे प्राकृतिक तरीके से सहवास किया गया और उससे जो संतति उत्पन्न होती थी, तो वो ऐसा उसका जो पाड़ा या पाड़ी जो छोटी होती थी उसको हम 2-3 दिन तक तो उठा के यूं घूमते रहते थे, और फिर भी उसके बाद में कभी तो दूध नहीं पीती, पिलाने के लिए जैसे उसकी माँ के पास लेके जाते हैं तो कभी तो यूं सिर गिराती, कभी इधर गिराती, कभी ऐसे गिराती थी। लेकिन आजकल जो कृत्रिम तरीके से जो गर्भधारण करते हैं उससे जो बच्चे पैदा होते हैं विद्यार्थी, वो शानदार बच्चे पैदा होते हैं, शानदार सुंदर, और ऐसा तुरंत ही खड़े होने लग जाते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब ऐसा, क्योंकि उनका लैब वगैरह में अच्छी तरीके से जांच की हुई रहती है। हालांकि ये प्रकृति के साथ एक छेड़छाड़ है, ये कह सकते हैं हम, लेकिन आज हमारा विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो छेड़छाड़ तो हम करते ही हैं। कृत्रिम गर्भाधान की सफलता के जो आधार है वो कौन कौन से आधार है, मतलब किन किन बातों का याद ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण प्रशिक्षित और योग्य कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, उनके द्वारा ही कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। साथ ही में कृत्रिम गर्भाधारण उपकरण, हिमकृत वीर्य आदि का उपलब्धता, और मादा के ऋतुकाल का पूर्ण व जानकारी जो इंसेमिनेटर को दी जानी है वह समय से दी गई हो या नहीं। पशुपालन का, पशु का पूर्ण ध्यान देना व स्वास्थ्य के प्रति समझ रखना, ये उसका आधार है, मतलब कृत्रिम गर्भाधान का। इसके अलावा पशु का प्रजनन रोगों से मुक्त तथा उसका स्वास्थ्य उन्नत होना, अर्थात पशु में यौन रोग न होना चाहिए। उसका भार प्रौढ़ावस्था का 60 से 70% भार एवं आहार व्यवस्था की करनी चाहिए। ये सारी पॉइंट आ जाते हैं उसके अंदर। अगर कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित अगर मेन सुझाव की बात करें कि कौन कौन से सुझाव है उनको हमें मानना चाहिए। देखिए, गर्मी के मध्य या अंतिम काल में गर्भाधान करना चाहिए। जब वो गर्मी के मध्य में या अंतिम काल में क्या करना चाहिए, गर्भाधान करना चाहिए। पशुओं में अक्सर गर्मी सायंकालीन 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही आती है। कब आती है? शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आती है। भैंस अधिकतर अगस्त से लेकर जनवरी तक इसमें गर्मी आती है, और गाय के मामले में देखें तो इसमें जनवरी से लेकर अगस्त माह के मध्य में गर्मी आती है। वैसे उत्तम वैज्ञानिक ढंग से पालन पोषण वर्ष भर में गर्मी आ सकती है। अगर उत्तम तरीके से जानवर का पालन पोषण होता है तो गर्मी वर्ष में कभी भी आ सकती है, लेकिन सामान्यतः गाय में जो गर्मी आती है वो जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में आती है, और भैंस में देखें तो अगस्त से लेकर जनवरी के बीच में गर्मी आती है। गर्मी आने का मतलब मध्यकाल, अर्थात वो सहवास के लिए जो तैयार हो जाती है, वो आवाज करने लग जाती है, रंभाने लग जाती है, तो वो इन समय में ज्यादा रंभाती है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान के तुरंत उपरांत पशुओं को मत दौड़ाना नहीं चाहिए विद्यार्थियों। जैसे आप गर्भाधान करा के लेके आए हैं तो पशु को दौड़ाना नहीं चाहिए, या फिर वो गर्भाधान के लिए जैसे तैयार हो रही है तो ऐसी स्थिति में भी उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डरने लग जाती है। इसके अलावा बच्चा, जैसे एक बार बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद में 3 माह के अंदर उसको पुनः गर्भित करवा लेना चाहिए। ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान के समय शांत वातावरण हो तथा पशु को तनाव मुक्त रखना चाहिए, पशु को डराना नहीं चाहिए जिस समय उसका कृत्रिम गर्भाधान वगैरह करवाया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान करने के पहले और बाद में पशु को छाया में रखना चाहिए। मतलब जैसे कोई पशु है, अब उसका कृत्रिम गर्भाधान आप कराने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले भी उसको छाया में रखो, और कृत्रिम गर्भाधान जब उसका करा दिया गया है उस समय भी उसको छाया में रखना चाहिए। पशु को सुबह और सायंकालीन के वक्त ही गर्भाधारण करवाना चाहिए, या तो सुबह के समय करवाओ या शाम के समय गर्भाधारण कराओ। मादा पशु में गर्मी के लक्षण शुरू होने के लगभग 12 घंटे के बाद कृत्रिम गर्भाधान करवाना उचित होता है। जैसे आज शाम को पशु चिल्लाने लग गया मतलब गर्भाधान के लिए, फिर ऐसी स्थिति में आज रात भर में उसका गर्भाधान नहीं करा के दूसरे दिन उसका गर्भाधान कराना चाहिए। ये नहीं कि अभी वो रंबाने लगा अभी उसको लेके चले गए कृत्रिम गर्भाधान करा के लेके आ गए, तो ऐसी स्थिति में गर्भाधान फेल होने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि पशु में गर्मी के लक्षण सुबह दिखाई देते हैं तो शाम को कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाए, और यदि शाम को गर्मी के लक्षण दिखाई दे तो अगले दिन सुबह कृत्रिम गर्भाधान करवाना उचित होता है। अगर आपके कोई सी भी शब्दावली समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एक एक शब्दावली का आपको बिल्कुल विस्तारित रूप से जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लास की मर्यादा होती है विद्यार्थियों, उस मर्यादा के भीतर रहकर ही हमें पढ़ाना होता है। हालांकि इसमें इतना कोई कठिन कोई शब्दावली नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रही होगी, बस ये केवल आपको धैर्य रखने की बात है कि भाई आप किस एंगल से इसको सोच रहे हैं, किस एंगल से आप इसको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान की बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों को देखते हैं। जैसे रेक्टो वेजाइनल विधि होती है, एक वेजाइनल योनि द्वार विधि होती है,
और एक वेजाइनल स्पेकुलम विधि होती है और कॉर्क स्क्रू विधि होती है। ये कौन कौन सी विधि होती है, जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो जान जाएंगे। जैसे रेक्टो वेजाइनल विधि का गुदा योनि भी विधि भी कहते हैं विद्यार्थी इसे। इसमें गाय भैंस में इसका काम लिया जाता है। और वेजाइनल यानी योनि द्वार विधि किस में यूज ली जाती है, तो घोड़ी में। और भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा इनका मतलब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। और सुअर में कॉर्क स्क्रू के द्वारा, कॉर्क स्क्रू पीपेट के द्वारा इनका गर्भाधान किया जाता है। तो इसकी ये 4 विधियां हैं, थोड़ा सा याद रखना। कॉर्क स्क्रू सुअर में काम आती है, वेजाइनल स्पेकुलर जो विधि है वो भेड़ बकरी में आती है, और वेजाइनल घोड़ी में आती है, और रेक्टो वेजाइनल गाय भैंस में काम आती है। तो ये 4 विधियों का भी नाम थोड़ा याद रखना, आप यहाँ से पर्सन बनने की संभावना रहती है। ये कुछ इमेज दे रखे हैं विद्यार्थियों, देखिए ये इमेज, इनमें देख सकते हैं ये सारे चित्र, इनसे आप पकड़ सकते हो इनको, है ना। इसके अलावा जो कृत्रिम गर्भाधान में जो सीमन होता है, वीर्य होता है, उसको मध्य गर्भाशय से गिरवा में रखा जाता है, यानी कि मिडल क्रिविक्स में छोड़ा जाता है। और ये देखो छोड़ने का तरीका है, ये बिल्कुल बायां हाथ इसके अंदर गुदा के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। और फिर इसके अलावा जो गन होती है, आर्टिफिशियल जो गन है, इस गन के द्वारा इसमें वीर्य छोड़ा जा रहा है। तो ये इमेज में आप दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्पष्ट रूप से इसको देख भी सकते हैं। देखो इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट बिंदु इनको देख लीजिए कि पशुओं में प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक जनन और कृत्रिम जनन। ये बात तो बता ही चुका हूं। लेकिन आजकल भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से भी प्रजनन किया जाता है, यानी कि जो क्लोन वगैरह बताया ना मैंने आपको, वो सारे तैयार किए जाते हैं। कोई प्रथम, डोली, क्लोन वगैरह वो इसी से तैयार किए गए हैं। वेपेलो हिपर का शरीर भार 250 से 270 किलोग्राम होने पर प्रजनन योग्य हो जाता है होती है। और गाय भैंस में मध्यकाल प्रारंभ होने के लगभग 12 घंटे के बाद गर्भित करवाना चाहिए। कब करवाना चाहिए? 12 घंटे के बाद करवाना चाहिए। गाय भैंस को ब्याने के लगभग 60 से 90 दिन के भीतर गर्भ धारण करवा देना ही आर्थिक दृष्टि से उत्तम होता है, यानी कि 3 माह के भीतर भीतर, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। इसके अलावा जो संभावित गर्भ धारण के 60 दिन पश्चात रेक्टम पल्पेशन विधि के माध्यम से गर्भ धारण की जांच भी करवानी चाहिए, मतलब गर्भ धारण की जो जांच है उसका करवाना जरूरी होता है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य संग्रहण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है? एक तो सीधे योनि से वीर्य संग्रहण किया जाता है प्राकृतिक समागम के पश्चात, मतलब प्राकृतिक तरीके से ही उसमें क्या करवाया जाता है विद्यार्थियों, पशु के साथ समागम करवाया जाता है। और जैसे लास्ट स्टेप पर जब वो वीर्य छोड़ने वाला होता है तो ऐसी स्थिति में किसी पात्र में उसको डाल लेते हैं। और ऐसे अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एम्पुला की जो मालिश है उसके द्वारा भी किया जाता है। नर पशु का उत्तेजित करके इसमें वीर्य संग्रहण कर लिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो इजेकुलेशन के द्वारा, यानी कि अधिकतम वोल्टेज 10 से लेकर 15 वोल्ट के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। और एक कृत्रिम योनि, ये बहुत कृत्रिम योनि यानी कि आर्टिफिशियल वेजिना है, उसके द्वारा विद्यार्थियों इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें सर्वाधिक सरल और विकसित और आधुनिक तरीका है। तो ज्यादातर इसी तरीके से इसका वो किया जाता है। हालांकि मैं इसका चित्र भी दिखा देता हूँ, शायद आपको एक चित्र लेके आया था मैं इसका आर्टिफिशियल वाला, ये वाला। ये देखो कृत्रिम योनि का चित्र मैंने आपको दिखा दिया था कि इस तरीके से आजकल सबसे ज्यादा कृत्रिम योनि के जरिए इसका जो वीर्य है उसका संग्रहण किया जाता है। मैंने इस सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर ली विद्यार्थियों आपसे। अब जो बचता है वो हम बता देते हैं आपको, यहां तक हम आ गए थे ना। देखिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग किए जाने वाले वीर्य को स्ट्रा में भरकर उपयोग किया जाता है। किस में भरकर? स्ट्रा में भरकर उसका उपयोग किया जाता है। सीमन स्ट्रा कई प्रकार की होती है, जिसमें भारत में सर्वाधिक जो फ्रेंच मिनी है स्ट्रा है उसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच मिनी स्ट्रा का भारत में सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रा का प्रयोग होता है? तो फ्रेंच मिनी स्ट्रा का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और काम में आती है जो कि पीवीसी की बनी होती है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग सीमन स्ट्रा को हिमशीत यानी कि डीप फ्रीजन करके रखा जाता है। और किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन जो गैस होती है उसमें रखा जाता है। 196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। और तापमान की तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का एक उपयोग करते हैं। जिस कैन में सीमन स्ट्रा का भंडारण किया जाता है उसे क्रायोकैन कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? क्रायोकैन। जिसमें 196 डिग्री पर नाइट्रोजन के भीतर उसको रखा जाता है। जिस पात्र में रखा जाता है एक प्रकार से वो केटली टाइप की होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रायोकैन। हालांकि मैंने आगे इस क्रायोकैन का एक चित्र भी लिया होगा, आगे लिया हुआ है, ये रहा, ये क्रायोकैन का ही चित्र है विद्यार्थियों। तो इसके भीतर इसको रखा जाता है। अलग अलग डिजाइन के होते हैं, ये तो एक सामान्य डिजाइन मैंने ले लिया कि इसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में देखिए कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए सीमन स्ट्रा को क्रायोकैन जो अभी बर्तन बताया आपको,
इसे निकालने के पश्चात जो जमे हुए वीर्य है उसको तरल बनाने के लगभग 30 सेकंड के लिए गुनगुने पानी में यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस में डुबाया जाता है। देखिए ये जो वीर्य होता है ये जमा हुआ रहता है, क्योंकि -196 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी तरल पदार्थ वो जमा हुआ रहता है, तो ये जमा हुआ रहता है। अब इसको वापस क्योंकि लिक्विड फॉर्मेट में लाना है, तो लिक्विड फॉर्मेट में लाना तो गुनगुने पानी में इसको थोड़ी देर रखते हैं, जार में रखते हैं, और उसके बाद में ये लिक्विड फॉर्मेट में आ जाता है। तो देखो 30 सेकंड के लिए गुनगुने पानी यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया को थाविंग कहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको थाविंग या थाइंग क्या होता है, तो थाविंग वह होता है जिसमें जो वीर्य होता है उसको जमे हुई अवस्था से तरल अवस्था में लाना ही थाइंग कहलाता है। गाय में आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन रेक्टोवेजाइनल विधि से करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, जिसमें बायां हाथ को रेक्टम गुदा के रास्ते प्रवेश कराया जाता है ताकि सर्विक्स की स्थिति का पता किया जा सके, तथा दाएं हाथ से तैयार की हुई AI जो गन है उसको 45 डिग्री के कोण पर योनि में प्रवेश करा दिया जाता है। देखिए इसका कोई न कोई चित्र होगा विद्यार्थियों, अगर नहीं इसमें तो कोई ऐसा चित्र है नहीं। देख मैं बता देता हूँ ये चित्र कौन सा है, इसका चित्र को आप देखिए। वैसे ये वाला चित्र ही है, इस प्रकार से होता है कि जैसे इसमें इधर की तरफ जो डाल रखा है ये बायां हाथ है, ये बायां हाथ इसमें डाल रखा है, अंदर तक जाता है, और फिर उसके बाद में ये जो AI गन है इसकी सहायता से इसमें वीर्य छोड़ दिया जाता है। तो ये योनि में तो वीर्य छोड़ा जा रहा है और गुदा में ये हाथ डाला जा रहा है विद्यार्थियों, ठीक है, और इसको 45 डिग्री के एंगल पर डाला जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, और जब तो जैसे प्रैक्टिकल करोगे तो उस समय तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है ना अपने को, ठीक है। अब कृत्रिम गर्भाधान है, उसमें आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं उनको देख लें। तरल नाइट्रोजन का एक जार होता है, फ्रोजन सीमन एक्स्ट्रा सहित होता है, और इसमें AI गन होती है, एक प्लास्टिक शीट होती है, चिमटी होती है, थाइंग बॉक्स होता है, जो भी बताया आपको, कैंची, थर्मामीटर वगैरह ये होते हैं सारे। और इस टाइप की भी ये गन होती है और थर्मामीटर वगैरह इस प्रकार से यूज ले लेते हैं इसमें। और अगर हम देखें तो ये AI गन होती है, देखो ऐसे इसमें भरा हुआ रहता है और इसमें इस प्रकार से छोड़ दिया जाता है, तो ये आपको दिखाई दे रही है AI गन, ठीक है। ये क्रायोकेन सीमन कनस्तर भी कहते हैं इसको, तो इसका इमेज है ये। अब कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त होने वाली जो विभिन्न सीन स्ट्रा है वो देखिए कौन कौन सी, एक तो जर्मन सीमन स्ट्रा होती है और एक फ्रेंच सीमन स्ट्रा होती है। भारत में फ्रेंच सीमन स्ट्रा ज्यादा प्रयोग होती है जो कि PVC की बनी होती है। जर्मन सीमन स्ट्रा जो है वो विद्यार्थियों पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है, और भारत में सबसे ज्यादा फ्रेंच वाली प्रयुक्त होती है। फ्रेंच में भी अगर हम देखें तो कौन कौन सी वाली, तो ये मीडियम जो मिनी वाली विद्यार्थी ये ज्यादा प्रयोग होती है। और फ्रेंच मीडियम की जो अगर वीर्य का आयतन देखें तो 0.5 होता है, फ्रेंच मिनी में 0.25 होता है, और जर्मन में 0.25 होता है। स्ट्रा की जो लंबाई है अगर फ्रेंच वाली मीडियम की देखें तो 133, और इसका व्यास होता है 2.8, और फ्रेंच मिनी का स्ट्रा की लंबाई 133 mm और इसका 2.0 mm, और जर्मन स्ट्रा का 6 ये कितना होता है विद्यार्थी 65 mm और इसका 2.8 mm व्यास होता है। ये थोड़ा सा इन फैक्ट को भी याद रखना आप। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है तो उनको भी देख लीजिए आप। राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा 2023-24 में सेक्स सॉर्टेड सीमेन नर पशुओं को अलग करके मादा बछड़े का प्रसव करना, इसमें 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाने का प्रस्ताव है। मतलब राजस्थान सरकार की योजना है, उसमें 5 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराने की योजना है। भारत सरकार के द्वारा प्रति डोज कीमत वर्तमान में 675 रुपये निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 लाख पशुपालकों के लिए एक एक पशु, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अब तो राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह पर कौन आगे, भजन लाल जी आगे विद्यार्थियों, तो गाय भैंस के लिए बड़े कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए 50% या 500 रुपए की सीमा तक अनुदान देने की भी स्वीकृति दे दी गई है, जो अभी पिछला बजट घोषणा था उसमें। सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब जो बस्सी जयपुर में स्थित सीमन बैंक परिसर में विद्यार्थियों स्थापित है किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी घोषणा बजट में की गई थी उनके द्वारा। और मोटिवेशनल कोड है, हर दर्द सबका देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है, यानी कि हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी ऑफ होती है। थैंक यू मित्र।